हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके बारे में देखने वाले हैं। और ये जो है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड पर बेस्ड है। जैसे कि बेसिकली ये जो टॉपिक जो है वो आपका 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसके लिए है कि किस प्रकार से डायरेक्ट कार्बन का जो नाभिक होता है उससे कोई इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्टेंट है उसको हम लोग कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापक अभिकर्मक, है ना। ये जो होते हैं वो किस प्रकार से जा कर के डायरेक्ट कार्बन नाभिक से जुड़ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापक जो अभिकर्मक होते हैं अलग अलग प्रकार के होता है। वो आपका OH समूह भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। OH हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे अभिक्रिया में हेलोजनीकरण। ये जो हेलोजनीकरण जो अभिक्रिया है वो होता है क्या है, तो हेलोजनीकरण मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना। कार्बन नाभिक पर डायरेक्ट हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका हेलोजनीकरण। वैसे तो हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन तत्व या फिर हेलोजन परमाणु का जुड़ना। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका डायरेक्ट कार्बन नाभिक से जुड़ता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है आपका बेंजीन है, तो साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन जो है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इसके हर जगह पर ये कार्बन हर जगह पर कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें 6 हाइड्रोजन भी होता है इसके साथ में। और इसमें सभी जगहों पर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ये हो गया। अब इसमें होता ये है, ये वाला कार्बन मतलब जितने भी कार्बन जो है ना वो उसका नाभिक कहलाता है, डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा हुआ है ये बोलते हैं। अब इनकी जो स्थिति होती है, कुछ इसकी स्थिति होती है, जैसे मैं यहाँ पर ये ऐसा बना देता हूँ बेंजीन ना, ये है। तो इस वाले जगह को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, इस वाले जगह को हम लोग कहते हैं मेटा, और इस वाले जगह को हम लोग कहते हैं पैरा। ठीक है, तो ये इसकी स्थितियां हैं। ये वाला जगह रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। तो फिर से ये मेटा, ये फिर से ऑर्थो, और ये फिर से पैरा, है ना। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप देखेंगे कि ऑर्थो समावेवी मिलता है, पैरा समावेवी मिलता है, कुछ इस प्रकार से जो शब्द हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया, है ना। चलो देखते हैं सबसे पहले हेलोजनीकरण में क्या होता है। तो हेलोजनीकरण में ना एक आपको उत्प्रेरक रहता है फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, Cl2 के द्वारा क्या होता है, अभिक्रिया करेगा। मतलब क्लोरोबेंजीन से जो Cl2 जो है हेलोजन है, एक हेलोजन तत्व है ना। तो इसकी उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 द्वारा क्लोरोबेंजीन के हेलोजनीकरण से ऑर्थो और पैरा समावेवी प्राप्त होता है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऑर्थो पैरा समावेवी क्या है ऐसा करके, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ Cl2 है, यहाँ क्या होता है, 2 क्लोरीन है। अब एक क्लोरीन जो है वो पहले यहाँ के हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ के एक हाइड्रोजन को पहले विस्थापित करेगा और यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस वाले जगह को मैंने आपको बताया था, इस वाले जगह को हम लोग कहते हैं ऑर्थो कहते हैं। ये वाला जो जगह है उसको ऑर्थो। तो इसका एक तो ऑर्थो समावेवी मिल गया। समावेवी क्या होता है, समावेवी मतलब होता है कि संरचना, सॉरी, उसका जो अणुसूत्र रहता है वो आपका समान रहेगा, लेकिन उसकी संरचना में, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये उसका समावेवी कहलाता है। तो पहले ये जो एक क्लोरीन है वो यहाँ के हाइड्रोजन को, परमाणु को विस्थापित करके यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन जो है वो आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर अब ये जुड़ गया, इस जगह पर क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो इस टोटल कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो वाले जगह पर क्लोरीन है, उसके अलावा क्लोरीन तो पहले से तो एक क्लोरोबेंजीन था ही, है ना। तो 2 क्लोरीन हो गए ना, तो इसको हम लोग ऑर्थो डाई क्लोरो हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। ठीक है, अब एक तो ये वाला समावेशी प्राप्त हो गया। दूसरा क्या होता है कि यहीं से एक क्लोरीन जो है वो क्या होगा, इसके साथ में जब क्रिया होता है तो ये पैरा वाले हिस्से पर,
पैरा मतलब क्या होता है, कहाँ पास का होगा, ये वाला जगह है ना। तो इस वाले कार्बन पर आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पैरा। ये है पैरा, पैरा वाले पर क्लोरीन है, उसके अलावा यहाँ भी क्लोरीन है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। तो हैलोजनीकरण में बेसिकली क्या होता है कि जब फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराया जाता है ना। किससे कराएंगे, तो क्लोरीन से करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऑर्थो तथा पैरा समव्ययी जो है क्लोरोबेंजीन के वो प्राप्त होता है। बस इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हैलोजनीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और अभिक्रियाएं देखते हैं। तो इसमें दूसरा आपको मिलने वाला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब क्या होता है, नाइट्रो समूह का जुड़ना। नाइट्रो मतलब होता है NO2 समूह का जुड़ना, है ना। तो नाइट्रो समूह का जुड़ना की जो प्रक्रिया है वो आपका नाइट्रीकरण कहलाएगा। होता क्या है इसमें, तो सबसे पहले ये जो क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन को हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं सबसे पहले। तो इसको जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो सेम टू सेम आपका वही रिएक्शन होने वाला है। यहाँ ये होता है कि NO2 जो है ना, यहाँ से एक NO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये जो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे, जैसे कि इसमें क्या है, HNO3 है। अब HNO3 में क्या होता है, यहाँ से NO2 निकलेगा तो क्या बचेगा, HO बस बचेगा, है ना। अब यहाँ NO2 जो है वो यहाँ के सबसे पहले एक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ क्या बचा हुआ है, HO बचा हुआ है, जिसको OH कह सकते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। गर्म करेंगे तो इसको जल आसानी से निकलेगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसके ऑर्थो वाले साइड पर ये जो है वो नाइट्रो समूह जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा क्या होता है, जब दूसरा समव्ययी बनता है तो सेम टू सेम यही बस का वो जो NO2 जो है वो इस पैरा वाले हिस्से पर आकर के जुड़ जाता है। यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल करके फिर यहाँ से क्या बनता है, आपका जल बनता है। ठीक है, तो एक तो ऑर्थो और दूसरा पैरा समव्ययी जो है वो आसानी से अपने को प्राप्त होता है। इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो अंत में जुड़ करके क्या बनाता है, सबसे पहले ये नाइट्रो समूह जो है वो पहले यहाँ जुड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ जुड़ेगा, तो दो प्रकार का समव्ययी हो गया। अब ये दोनों के दोनों अंततः आपस में जुड़ करके आपका नए यौगिक का निर्माण करता है, और उस नए यौगिक को फिर हम लोग कहते हैं, तो इसका नाम जो है वह IUPAC नाम आपको याद करना पड़ेगा। देखेंगे कैसे IUPAC नामकरण होगा। जैसे क्या होता है, ये C है तो क्लोरो का C है, ये नाइट्रो का N है, तो C पहले आएगा। तो 1 पे क्लोरो है और नाइट्रो कहाँ कहाँ है, तो ये दूसरे नंबर पे, तीसरा चौथा नंबर पे। तो 1 क्लोरो 2 4 कितना नाइट्रो है, 2 नाइट्रो है, और ये क्या है आपका बेंजीन है ना। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 4 और डाई नाइट्रो है और बेंजीन, है ना। तो डाई नाइट्रो बेंजीन बनाता है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। ये ऑर्थो पर आपका नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, और फिर बाद में जा करके यह जो है वो आपका 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। चलो अगला देखते हैं, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कहने का मतलब होता है सल्फो समूह का जुड़ना। और सल्फो समूह जो है ना वो ये होता है, सल्फो समूह को ना हम लोग ना SO3H को हम लोग सल्फो समूह कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। इसमें ये होगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सल्फोनीकरण में ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। बस इतना ही है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, H2SO4 है। H2SO4 जो है ना, ये क्या होता है, H2SO4 जो है उसको हम लोग ये क्लोरोबेंजीन है उसके साथ में क्रिया कराते हैं। तो H2SO4 सबसे पहले आपका अच्छा विभाजित हो जाता है। H2SO4 जो है ना वो आपका ये H2SO4 ये आपका ऐसा हो जाता है, SO3 है, एक H और OH, सॉरी एक H और O है ना। इसमें क्या हो जाता है, ये ऐसा बन जाता है, ये मान के चलेंगे HSO3 बनेगा, या फिर इसको हम लोग SO3H लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वो HO या फिर OH उसके रूप में लिख सकते हैं। अब जब इसका क्रिया इसी का क्रिया, तो H2SO4 से क्या निकलेगा, SO3H निकलेगा। यहाँ सबसे पहले ऑर्थो वाले हिस्से पर आएगा, यहाँ के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, ये जो है वो आपका SO3H यहाँ पास आकर के जुड़ गया। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है ना, और इस H2SO4 में क्या बचा था, HO बचा हुआ है, उसके साथ में जुड़ करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सल्फो समूह कहाँ जुड़ा हुआ है,
यहाँ जुड़ा हुआ है ऑर्थो पर, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम रिएक्शन जो है वो आपका आगे भी होगा। अभी ये ऑर्थो पर जुड़ा है, पैरा पर जुड़ेगा, पैरा समूह भी बनेगा, तो यहाँ क्या होता है, ये सल्फो समूह जो है यहाँ पैरा पर आकर के आपका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो 3 अभिक्रियाएं हो गई आपका सल्फोनीकरण से रिलेटेड।